6 अगस्त 1945, समय 8:15, लोकेशन हिरोशिमा, जापान। अगेन 9 अगस्त 1945, सेम समय 8:15, लोकेशन नागासाकी, जापान। मतलब जापान के इन दोनों शहरों पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाता है, जिसमें हिरोशिमा में टोटल 3,50,000 की आबादी में से 1,40,000 लोग मारे जाते हैं और नागासाकी में करीब 74,000 लोग मारे जाते हैं। एंड इन सभी के मौत का जिम्मेदार सिर्फ एक ही इंसान है, जिसका नाम है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। यस, ये वही इंसान था जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन एटॉमिक बॉम्ब को दुनिया से रूबरू करवाया। ओपेनहाइमर, जिसे हम द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से जानते हैं, बट इनके बारे में जो बात आप नहीं जानते वो ये है कि एक मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन थे। वो इतना मेंटली डिस्टर्ब थे कि एक बार उनके एक क्लोज फ्रेंड फ्रांसिस फर्गसन ने उनको अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की शादी की बात बताई, तो उन्होंने उसका गला दबा दिया, बट उनके दोस्त ने खुद को किसी भी तरह से बचा लिया था। तो आखिर एक मेंटली डिस्टर्ब इंसान एटॉमिक बॉम्ब कैसे बना दिया, और जब ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब बना लिया, इसके बाद दुनिया कैसे बदल गई और कैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन इस एटॉमिक बॉम्ब के इनोवेशन को रोक सकते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट आखिर ओपेनहाइमर के ही एटॉमिक बॉम्ब इनोवेशन ने उनकी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर दिया। आइए आज की इस वीडियो में इस सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानते हैं। जब तक हम अपने दुश्मनों से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम जीत नहीं सकते, यही सोच थी ओपेनहाइमर की। जब भी हम बात करते हैं एटॉमिक बॉम्ब की तो ओपेनहाइमर का नाम सबसे पहले आता है। उनके इसी इनोवेशन से ही अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 जीत पाया था। बट यू नो एग्जैक्टली ये बॉम्ब किस वजह से बना था, इसको शुरू से शुरू करते हैं ताकि आपको सभी चीजें क्लियर हो जाए। देखो, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 में यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, और ये बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। ओपेनहाइमर बचपन से ही बहुत वर्सेटाइल और सभी चीजों को लेकर क्यूरियस यानी जिज्ञासु थे। अब उनके हद से ज्यादा क्यूरियस होने का एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो उन्होंने अपने 3rd और 4th दोनों क्लास की स्टडी एक ही साल में पूरा कर लिया था, और जहां तक कि 8th स्टैंडर्ड भी उन्होंने आधे साल में ही कंप्लीट कर लिया था। जहां तक कि 12 साल की छोटी सी उम्र में ही वो न्यूयॉर्क में नॉन लॉजिकल क्लब में एज अ लेक्चरर चुने गए थे। लेक्चरर बनने के बाद उनके लिए किताबें ही मानो उनकी दुनिया बन चुकी थी। सुबह शाम वो उन्हें पढ़ते रहते थे और ज्ञान ग्रहण करते रहते थे। अब इनका बचपन काफी दर्दनाक था, बच्चे इन्हें बहुत टॉर्चर करते थे, मतलब इनका बचपन बहुत ही खराब बीता था। टाइम में आगे बढ़े तो सितंबर 1922 में ओपेनहाइमर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। अगले 3 साल में इन्होंने फिलोसफी, फ्रेंच लिटरेचर, इंग्लिश, इंट्रोडक्टरी, कैलकुलस, केमिस्ट्री, हिस्ट्री और फिजिक्स जैसे कई सारे कोर्सेज पढ़कर खत्म भी कर दिए। बट अभी भी वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इन सब चीजों के अलावा एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में था, और इसलिए उन्होंने वर्ल्ड रिनोन्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले लिया। और एडमिशन लेते ही उन्होंने एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पे अपना रिसर्च पेपर तैयार किया और सीधा फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स केमिस्ट्री सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के पास चले गए। लेकिन फिजिक्स में ओपेनहाइमर की इन कैपेबिलिटीज को देखकर रदरफोर्ड ने उसे रिजेक्ट कर दिया, और इसलिए मन ना होते हुए भी ओपेनहाइमर को जे थॉमसन के साथ काम करना पड़ा। वो वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, फिर भी अपने वर्सेटाइल नेचर की मदद से उन्होंने बाकी के कई फील्ड्स में अपना कंट्रीब्यूशन किया। अब ये वो कैसे कर पाए? वेल, बिकॉज उन्होंने हमेशा से वही किया जो उनका मन था, एंड दैट्स द की टू सक्सेस। ओपेनहाइमर को इतनी कम एज में मिल रही सक्सेस और उनके पर्सनालिटी के कारण ही 1941 में अमेरिकी गवर्नमेंट ने एटॉमिक बॉम्ब के सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए उन्हें अप्रोच किया। यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि हिटलर की लीडरशिप में जर्मनी बहुत पावरफुल हो रहा है, और इसलिए हमें अपने देश को बचाने के लिए एटॉमिक बॉम्ब बनाना बहुत जरूरी है। ये बात सुनकर ओपेनहाइमर तो पहले मना कर देते हैं, बट तब भी उनको भगवत गीता का वो श्लोक याद आता है जिसमें अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने ही भाइयों के खिलाफ जंग लड़ने से मना कर देते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनको समझाया था कि उनको ना चाहते हुए भी युद्ध लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही उनका असली धर्म है, और वो अगर ऐसा नहीं भी करते हैं तो विष्णु उन्हें आसानी से मार देंगे, क्योंकि जो संसार को बना सकता है वो उसे खत्म भी कर सकता है, और दुनिया में कब कैसे मरेगा ये पूरी तरह से भगवान के हाथ में है, ना कि अर्जुन के हाथ में। इसलिए अगर अर्जुन युद्ध नहीं भी करते तो उनके भाइयों को मरना ही था। और उसके बाद ओपेनहाइमर एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट क्या आपको पता है कि एटॉमिक बॉम्ब कभी बनता ही नहीं अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नहीं कहा होता। आप सोच रहे होंगे कि भाई अजय ये क्या कह रहा है, एटॉमिक बॉम्ब तो अमेरिका ने बनवाया ओपेनहाइमर से, तो यहाँ पे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या कनेक्शन है? तो भाई कनेक्शन है, और वो भी दो कनेक्शन। पहले कनेक्शन की बात करें तो वो है E=mc²। समझ नहीं आया? चलो अच्छे से समझाता हूँ। देखो, 20 सितंबर 1905 को द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का रिसर्च पेपर डज द इनर्शिया ऑफ एन एंटिटी डिपेंड ऑन इट्स एनर्जी कंटेंट फेमस साइंस मैगजीन एनालैंडर फिजिक्स में पब्लिश हुआ था। उन्होंने इस पेपर में एक फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने एनर्जी एंड मास के रिलेशन को एक्सप्लेन किया था, और आपको पता ही होगा कि यही इक्वेशन E=mc² आगे चलकर दुनिया का सबसे पॉपुलर और सेलिब्रेटेड इक्वेशन बन गया। अब ये थ्योरी फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब जिसे ओपेनहाइमर बना रहे थे उस पे कैसे लागू हुआ? तो देखो, एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। साइंटिस्ट ने पता लगाया कि अगर इन पार्टिकल्स के टुकड़े करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। E=mc² का मतलब है कि एनर्जी मास के इक्वल है मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ये बताता है कि थोड़ा सा मास भी बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर सकता है। तो साइंटिस्ट ने कुछ खास मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जैसे यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, जिनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स
आसानी से टुकड़े हो सकते हैं। जब उन्होंने ये टुकड़े किए तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकली, नॉर्मल एक्सप्लोजन से बहुत ज्यादा, और यूरेनियम जैसे मटेरियल चेन रिएक्शन भी करते हैं जिससे और ज्यादा एनर्जी निकलती है और एक्सप्लोजन उतना ही डेंजरस होता है। और ये सेम चीज को ओपेनहाइमर ने अपने फर्स्ट एटॉमिक बम बनाने के लिए यूज किया था और इस तरह से दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम बना, जो ऑफ कोर्स कितना डेंजरस था ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे कनेक्शन की बात करें तो वो कहते हैं ना कि एक कलम यानी कि एक पेन पूरी दुनिया बदलने की पावर रखती है। यहाँ पे दूसरे कनेक्शन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो बात ऐसी है कि 1938 में जर्मनी का डर यानी कि हिटलर का साम्राज्य पूरे यूरोप में तेजी से फैल रहा था। वो लार्ज स्केल पे दूसरे देशों पर कब्जा करते जा रहा था और खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हिटलर ने अपने जर्मनी एटॉमिक बॉम्ब प्रोग्राम के लीडर वर्नर हाइजेनबर्ग को एटॉमिक बॉम्ब बनाने का आदेश दे दिया। अब यहाँ पे एंट्री होती है सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन ने इस खतरे को भाप लिया था, तो उन्होंने क्या किया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने बेसिकली यही कहा कि जर्मनी एक बहुत ही पावरफुल बॉम्ब बनाने जा रहा है जो अपने ओपोनेंट देश पे विस्फोट करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को भी एक एटॉमिक बॉम्ब बनाना चाहिए। अगर हम ऐसा कोई एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाते हैं तो कल के डेट में हिटलर हम पे भी हावी हो सकता है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का लेटर पढ़ते ही फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने क्विक एक्शन लिया और यूएस मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बॉम्ब पे रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। आज के टाइम पर हम इस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। ये माना जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब शायद कभी बन ही नहीं पाती अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर ना लिखे होते। खैर, हिटलर के खतरे को समझकर इस प्रोजेक्ट को शुरू करना एक जरूरी फैसला था जो दुनिया के तारीख को बदल दिया। वैसे तो यूएस आर्मी को आइंस्टाइन को चुनना था क्योंकि उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था और यूएस आर्मी को ये शक था कि शायद आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल चल रहे हैं। इसी वजह से मैनहट्टन प्रोजेक्ट को ओपेनहाइमर को दिया गया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन न्यूयॉर्क कोलंबिया विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया था जो अमेरिका में परमाणु अध्ययन के स्टार्टिंग पॉइंट में से एक था। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसे लॉस एल्मोस कहा जाता है। यूएस सरकार ने इस प्रोजेक्ट पे बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किया। ये एस्टिमेट किया जाता है कि ऑलमोस्ट 2.2 बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट पे स्पेंड किया गया था जो कि आज के डेट में करीब 24 बिलियन डॉलर बनते हैं और 1,30,000 वर्कर्स यहाँ पे काम करते थे। लेकिन एक सेकंड, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो तो एक मेंटली डिस्टर्ब पर्सन थे, तो उनको ये प्रोजेक्ट कैसे दिया गया? तो देखो, बात ऐसी है कि उन्होंने बचपन में बहुत टॉर्चर सहा था और जब ये 20 साल के हुए तो उस टॉर्चर का इन पे डेंजर असर होने लगा। वो कभी कभी लेक्चर देते देखो यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, वो रिपीट करने लग जाते थे। एक तो बचपन का टॉर्चर और मन के अनुसार काम न मिलने के चलते वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। तब उनके सबसे करीबी दोस्त फ्रांसिस फर्गसन ने उस टाइम पे इनका साथ दिया और उन्होंने ओपेनहाइमर का ट्रीटमेंट करवाया। देन वो बाद में मेंटली स्टेबल हो गए और जब भी उनको ये प्रोजेक्ट दिया गया था, और ये जो प्रोजेक्ट था मैनहट्टन, ये अमेरिका के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था। लेकिन इस सीक्रेट को संभालना यूएस आर्मी के लिए काफी मुश्किल था। लॉस एल्मोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर कुल 1,30,000 वर्कर्स यहाँ पे काम करते थे जिन्हें काफी जांच पड़ताल के बाद चुना गया था ताकि ये सीक्रेट दुनिया को ना पता चल सके। जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे उनको मना किया गया था कि किसी को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताना है, इवन अपने फैमिली को भी नहीं। यहाँ पे कोई भी एक दूसरे को असली नाम से नहीं जानते थे, सबको एक फेक नाम दिया गया था और प्रोजेक्ट साइट का ये रूल था कि अगर किसी का असली नाम लीक हुआ तो उसको पनिश किया जाएगा। यहाँ लेटर्स आते थे लेकिन फेक एड्रेस पे। वो एड्रेस था 1663 न्यू मैक्सिको। लेटर की सेंसरशिप के लिए यहाँ पे आंसर डिपार्टमेंट पहले सभी लेटर्स को खोलकर पढ़ती थी और उसके बाद ही वो आगे भेजा जाता था। यहाँ तक कि लॉस एल्मोस में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में भी सिटी नेम नहीं बल्कि सिर्फ पीओ बॉक्स 1663 लिखा होता था। मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना सीक्रेट मिशन था। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट 1942 से 1946 तक चला था। ये प्रोजेक्ट मेजर जनरल लेसी ग्रुप्स एंड ऑफ कोर्स ओपेनहाइमर के देखरेख में चला था। एटॉमिक बम बनाने के लिए सबसे पहले यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे एलिमेंट्स के एटम को स्प्लिट करने का तरीका इस्तेमाल किया गया। इस तरीका को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। जब इन एटम्स को स्प्लिट किया जाता है तो इनमें स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होती है जो कि स्पेशल तरह के रिएक्शन से हीट को पैदा करती है। देन एक खतरनाक धमाका। जापान पे जो एटॉमिक बम गिराए गए थे उनका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। लिटिल बॉय में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था और फैट मैन में प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया गया था। इस बॉम्ब में एक स्पेयर में प्लूटोनियम का कोर होता था जिसे एक डिटोनेटर से एक्टिवेट किया जाता था। जब डिटोनेटर चलता तब कोर की टोटल प्लूटोनियम एक साथ एक्सप्लोड हो जाता जो एक पावरफुल न्यूक्लियर ब्लास्ट क्रिएट करता है। इस बॉम्ब के एक्सप्लोजन से हिरोशिमा और नागासाकी शहर का क्या हाल हुआ था वो मैं आपको ऊपर नंबर्स के जरिए बता चुका हूँ। इस तरह ओपेनहाइमर ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत लिटिल बॉय और फैट मैन जैसे खतरनाक एटॉमिक बॉम्ब को तैयार किया जिससे दुनिया में पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ। इस योजना ने दुनिया के राजनीतिक पहलू को बदल दिया और कोल्ड वॉर की शुरुआत का कारण बना। चलो, ये तो मैंने आपको एटॉमिक बॉम्ब कैसे बना था उसका एक रेफरेंस दिया, बट पता है क्या, जब ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब को बना दिया था तब बारी आई उसकी टेस्टिंग की। ओपेनहाइमर द्वारा बनाया गया एटॉमिक बॉम्ब का फर्स्ट टेस्ट ट्रिनिटी टेस्ट नाम से मशहूर है। ये टेस्ट 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको कैल्मो गोर्डो डेजर्ट में किया गया था। ट्रिनिटी टेस्ट के लिए लॉस एल्मोस लेबोरेटरी में तैयार किया गया एक प्लूटोनियम 239 एटॉमिक बॉम्ब का प्रोटोटाइप यूज किया गया था जो फैटमैन बॉम्ब का डिजाइन का कॉपी था। इस टेस्ट में बॉम्ब को एक 100 फीट लंबा टावर पर रखा गया था और सुबह 5:29 पर इस बॉम्ब को एक्टिवेट किया गया। डिटोनेटर जैसे एक्टिवेट हुआ प्लूटोनियम कोर के अंदर शक्तिशाली न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस शुरू हो गया जिससे मैसिव एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी 1 घंटे तक ज्वाला
ज्वालामुखी जैसी रोशनी, गर्मी और धुआं क्रिएट करती रही। इस पावरफुल एक्सप्लोजन से एक 20,000 टन की कैपेसिटी का क्रेटर बना, जिसका डायमीटर लगभग 1200 फीट था और जहाँ पे ये टेस्ट हुआ था उसके अराउंड 18 किलोमीटर के एरिया को साफ कर दिया गया था। इस ब्लास्ट की रोशनी 160 किलोमीटर दूर तक देखी गई थी। ऐसा समझो अगर ये टेस्ट आगरा में हुआ होता तो इसकी रोशनी दिल्ली से भी दिख जाती। ट्रिनिटी टेस्ट का सफल होना मैनहट्टन प्रोजेक्ट के मेंबर्स को ये दिखा दिया कि उनका एटॉमिक बॉम्ब का डिजाइन सही था और इस टेस्ट के सफलता के बाद ही फैटमैन एटॉमिक बॉम्ब को नागासाकी पे छोड़ने का फैसला लिया गया। बट इस घटना के बाद पूरी दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई। पर वो कैसे? आइए इन 3 पॉइंट से समझते हैं। नंबर 1, राजनीतिक दूरियां बढ़ने लगी और देशों में झगड़ा होने लगा। जब ये बॉम्ब बन गया तब दुनिया के कुछ बड़े देश अपने आप को सबसे ताकतवर समझने लगे और उनमें झगड़ा होने लगा कि कौन सबसे ताकतवर है। उसी का परिणाम था कोल्ड वॉर। हर दिन यूएसए और सोवियत यूनियन एक दूसरे पर एटॉमिक बॉम्ब गिराने की बात करते थे। हर देश को ये लगने लगा था कि एटॉमिक बॉम्ब इक्वल टू स्पेशल पावर। सोवियत यूनियन तो 1930 से ही कुछ इसी तरह का एटॉमिक बॉम्ब बनाने की सोच रहा था और 1945 तक उसने भी अपना एटॉमिक बॉम्ब बना लिया। धीरे धीरे और भी देशों ने खुद का एटॉमिक बॉम्ब बना लिया और आज 2023 में पूरे वर्ल्ड में 9 देशों के पास, जिनका नाम है रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। इनके पास टोटल मिलाकर कुल 13,000 एटॉमिक बॉम्ब मौजूद है। खैर ये तो सभी देशों का ऑफिशियल डेटा है जो उन्होंने बताया है, बट वो तो आपने सुना ही होगा कि हाथी के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं और खाने के दांत कुछ और। तो क्या पता किसके पास कितने एटॉमिक बॉम्ब्स मौजूद है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये है कि जो मैंने अभी 2023 में एटॉमिक बॉम्ब का 13,000 का जो नंबर बताया, ये कोल्ड वॉर से 4 से 5 गुना कम है, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पे अप्रोक्स 60,000 एटॉमिक बॉम्ब पूरे वर्ल्ड वाइड मौजूद थे। नंबर 2, ग्लोबल सिक्योरिटी। अब देखो, जब लोगों को पता चल गया कि दुनिया में एक ऐसा भी खतरनाक बॉम्ब है जो कुछ चंद मिनटों में पूरे देश को खत्म कर सकता है, तो इस चीज का डर सभी देशों के टॉप लीडर्स को भी था। वे लोग अपने सुरक्षा में बदलाव करने लगे। जो दुनिया के टॉप लीडर्स थे 1968 में, उन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज पे साइन किया। उस ट्रीटीज में बेसिकली यही था जिसमें देशों को एक दूसरे से प्रॉमिस करना होता है कि वे अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स को दूसरे देश को नहीं देंगे, ताकि दुनिया में उनके ज्यादा वेपन्स ना हो, ताकि सबके पास इक्वल पावर बनी रहे और दुनिया में शांति बनी रहे। हाँ, इंडिया के पास भी एटॉमिक बॉम्ब है, बट इंडिया ने इस ट्रीटी पे साइन नहीं किया था। अब इंडिया ने इस पे साइन क्यों नहीं किया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप 100 कमेंट करते हो तो इस पे एक अलग वीडियो बना दूंगा। नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। देखो, जैसे एटॉमिक बॉम्ब बन के रेडी हुआ, इसने मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक बड़ा बदलाव लाया, जैसे कि ये न्यूक्लियर साइंस। एटॉमिक बॉम्ब का विकास करने के लिए साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर साइंस पर ज्यादा रिसर्च किया, जिससे हम समझ पाए कि एटॉम्स के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है और जब वो स्प्लिट होते हैं तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ये नॉलेज फ्यूचर में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान दिया और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आज इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। जहाँ पे एक बोनस पॉइंट ये बता देता हूँ कि जब एटॉमिक बॉम्ब का डेवलपमेंट हुआ और इसका यूज जब देशों ने जापान पर देख लिया तो उनका भी इंटरेस्ट इस पे काफी बढ़ने लगा। इससे न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हुआ और ये रेस आज भी चल रहा है, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रेंथ हो या वेपन्स हो। इसके चक्कर में ही बहुत सारे देश बर्बाद भी हो गए और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पाकिस्तान। अच्छा, आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि ओपेनहाइमर ने जो एटॉमिक बम बनाया था उसके बाद पूरी दुनिया कैसे बदल गई। बट क्या आपको पता है कि जब ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बम बना दिया उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? वेल, सबसे पहले तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का एंड हो गया। इसके बाद 1954 में ओपेनहाइमर को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। ये सबने सही सुना, देशद्रोही। अमेरिका के कुछ एजेंसीज को ऐसे लगने लगा था कि वो देश के बड़ी बड़ी न्यूक्लियर और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सोवियत यूनियन को दे रहे हैं और यहीं पे दी फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब का अल्टीमेटली उनका कैरियर एज अ फिजिस्ट एंड हो गया और इस चीज से वो काफी डिप्रेस भी हुए। उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने अमेरिका को सुपर पावर बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया और उनपे देशद्रोही का एलिगेशन लगा दिया गया। बट बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और पता चला कि ये तो बहुत बड़े देशभक्त थे, तो इनसे सारे एलिगेशंस हटा दिए गए। ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने एटॉमिक बॉम्ब को बनाया था, जो ये याद दिलाती है कि हमारी साइंटिफिक क्षमता कितनी बड़ी है। एटॉमिक बॉम्ब ने वर्ल्ड वॉर 2 को समाप्त करने में हेल्प की थी, लेकिन इसने हमें ये भी दिखाया कि हमारी साइंटिफिक क्षमता का दुरुपयोग कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी साइंटिफिक क्षमता हमेशा मानव की सेवा में उपयोग की जाएगी, न कि उसके अगेंस्ट में। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताना और ये वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई तो हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो, ऐसे ही ऑसम वीडियोस मिल जाएंगे। वेल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।